हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। तो लाइट रिएक्शन का पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट क्या होते हैं। लाल पतन प्रभाव और इमर्सन प्रभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लाइट रिएक्शन का दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, टू पिगमेंट सिस्टम एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इमर्सन प्रभाव के जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि दो प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, दूसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। दोनों प्रकार के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पिगमेंट सिस्टम के अंदर काम आते हैं, प्रकाश तंत्र के अंदर काम आते हैं। पिगमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि प्रकाश तंत्र। यहाँ पे हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है ना, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड के बारे में अंतर देख रहे हैं कि ये होते क्या हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसके अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और इस क्लोरोफिल ए को हम यहाँ पे P700 के नाम से जानते हैं। जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड जो रहता है यहाँ पे मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही होता है, और यहाँ पे हम P680 के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, जो क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए या जो P700 होता है वो फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है यानी कि जो P700 होता है वो फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। तो उस लाइट की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 683 मिली माइक्रोन होती है। तो 683 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ की लाइट को ये P700 अब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर क्लोरोफिल ए कौन होता है, P680 होता है। तो ये P680 रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे उस लाइट की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 673 मिली माइक्रोन होती है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो P680 होता है वो 673 मिली माइक्रोन की वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एसेसरी पिगमेंट या सहायक वर्ण कौन होते हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट या सहायक पिगमेंट क्या काम करते हैं, ये लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद में ये उस लाइट को क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट क्या काम करते हैं, लाइट अब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट को अब्जॉर्ब करके ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सहायक वर्णक या एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एसेसरी पिगमेंट कौन होते हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स होते हैं। जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर एसेसरी पिगमेंट कौन होते हैं, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स। इन तीनों के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कैरोटीन्स नहीं पाए जाते, फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर कैरोटीन्स एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एक और मेन प्रोसेस होता है, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, यानी कि H2O का ब्रेक डाउन होता है। जल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टूटते हैं और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में H2O का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश अपघटन होता है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ H2O नहीं पाया जाता, H2O का प्रकाश अपघटन नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी। फोटो सिस्टम सेकेंड जो रहता है उसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ H2O पाया जाता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन भी निकलती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर NADPH2 बनती है। ठीक है, फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है उसके अंदर हमें क्या प्राप्त होती है, NADPH2 प्राप्त होती है। जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर हमें NADPH2 नहीं प्राप्त होती। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भाग लेता है। ठीक है, दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, एक साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक होती है। ठीक है, तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी कि चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भाग लेता है। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भाग लेता है। जबकि जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर भाग लेता है। ठीक है,
फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन के अंदर भाग लेता है, पार्ट करेगा। तो ये कुछ डिफरेंस थे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O या फोटोलाइसिस ऑफ H2O, फोटोलाइसिस ऑफ H2O, जल का प्रकाश अपघटन। तो नाम से पता चल जाता है कि फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे लाइट की उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है किसका, H2O का। प्रकाश की उपस्थिति में जल के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, जल के मॉलिक्यूल टूटते हैं। इस रिएक्शन को सबसे पहले रॉबर्ट हिल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि 4 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटेंगे, 4 H2O के मॉलिक्यूल का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा लाइट की उपस्थिति में, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, 4OH माइनस, प्लस में हमें 4 प्रोटॉन मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन प्लस मिलते हैं। ये जो 4 OH माइनस हमें प्राप्त हुए, इनका वापस से क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है, वापस से इनका ब्रेक डाउन होता है और हमें 2 H2O के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, प्लस में हमें 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, प्लस में हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। देखो हमने 4 H2O का यूज किया और हमें कितने H2O वापस प्राप्त हुए, 2 H2O हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ पे कहने का मतलब 2 H2O इस रिएक्शन के अंदर खर्च हो गए। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितनी मिली है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त करने हो तो हमें कितने H2O की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त करने हैं तो हमें कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, 24 H2O की ज़रूरत पड़ेगी। 24 H2O का फोटोलाइसिस होगा तब जाकर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होंगे। तो जब हम 24 H2O का फोटोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, तो हमें साथ में क्या मिलेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और साथ में हमें 24 प्रोटॉन भी प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 H2O का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश अपघटन होता है, ठीक है। जल के अणुओं का यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश अपघटन या ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलेंगे, 24 OH माइनस प्राप्त होते हैं, प्लस में हमें 24 प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, H प्लस प्राप्त होते हैं। ये जो 24 OH माइनस हमें प्राप्त हुए, इनका वापस से ब्रेक डाउन होता है, फोटोलाइसिस होता है, ये वापस से टूटेंगे और हमें क्या मिलेगा, 12 H2O के मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं, प्लस में हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ऊपर हम यही देख रहे थे ना कि 6 मॉलिक्यूल हमें अगर ऑक्सीजन के प्राप्त करने हैं तो हमें 24 H2O का ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा, फोटोलाइसिस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 24 H2O का फोटोलाइसिस करवाया और हमें क्या मिला, 12 H2O के मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, प्लस में हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन भी हमें साथ में मिलते हैं। अब ये जो 24 प्रोटॉन होते हैं और ये जो 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे क्या काम आते हैं, तो ये काम आएंगे हमारे NADP को रिड्यूस करने में, NADP का रिडक्शन करने में या अपचयन करने में, ये हमारे यूज आते हैं, काम आते हैं। तो ये 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, इसे 12 NADP के मॉलिक्यूल का रिडक्शन करते हैं, उसको रिड्यूस करेंगे। तो 12 NADP का जब रिडक्शन होता है या 12 NADP जब रिड्यूस होते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 12 NADPH2 हमें प्राप्त हो जाते हैं, 12 NADPH2 हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पे ATP भी बनती है, ठीक है ना, यहाँ पे ATP भी बनती है। तो ATP प्लस 12 NADPH2 इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, असिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ठीक है। ATP प्लस 12 NADPH2 इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ये एसिमिलेटरी पावर हमारे कहाँ काम आती है, तो ये हमारे काम आएगी डार्क रिएक्शन के अंदर, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो डार्क रिएक्शन होती है उस डार्क रिएक्शन के अंदर ये 12 NADPH2 हमारे काम आने वाले हैं, यूज वहाँ पर हमारे यूज होंगे ये, ठीक है। तो 12 NADPH2 प्लस ATP दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये हमारे कहाँ काम आएगी, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू भाई।